हेलो एवरीवन। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर पे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर है? तो आज हमारा ये चैप्टर रहेगा। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, बिकॉज इसमें हम लोग पढ़ने वाले इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? जो कि हम लोग एक बार 10th में कर चुके हैं। तो 10th में भी हो चुका है, 11th में भी हो चुका है, 12th में भी एक बार देख लो। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज का मतलब क्या होता है? हम लोग कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह पे करते हैं। स्टार्ट हो गया चैप्टर, ठीक है? तो हम लोग हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट हमारा सेफ सिक्योर हो और हमारा वो लॉन्ग टर्म तक हमें साथ दे करके। क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म में हमारा क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज। क्लियर है? किसी कंपनी के शेयर्स। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारे फंड्स में आती है, ये हमारे कैपिटल में आती है कि भाई साहब हम अपना जो पैसा है वो हम लोग इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं। क्या वो कंपनी अच्छा काम कर भी रही है कि नहीं कर रही, कि बस आंख बंद करके जिसने भी कहा हाँ भैया लगा दिया पैसा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? भगवान ने दिमाग दिया है, वो लगाया करो। कि कभी भी अगर हम लोग शेयर मार्केट में लगा रहे हैं पैसा, या अगर हम लोग SIP खोलना चाह रहे हैं, या अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू टेक द एडवाइस ऑफ कंसल्टेंट। कोई भी जो कंसल्टेंट, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, प्लीज़ उसकी एडवाइस लीजिए कि कैसे हम लोग अपना पैसा इस कंपनी के शेयर्स में लगा सकते हैं, या कौन सी कंपनी हमारी बेस्ट होगी। तो वो जो पर्सन है, वो जो कंसल्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देगा, और जिससे आपका जो पैसा है वो बहुत बढ़िया रहेगा। क्लियर है? ये नहीं कि भाई साहब टीवी पे ऐड देखा कि हाँ भैया शेयर मार्केट सही है लगा दो पैसा, तो आग बस लगा दिया। ऐसा कभी मत करिएगा। क्लियर है? ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर होता है। तो आराम से किसी कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए और अपना जो पैसा है उसको आप इन्वेस्ट करिए। क्लियर है? तो जो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, फंडिंग जो आएगी, जो फंड्स हैं, वो हम लोग कहाँ पे लगाते हैं? एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस में और एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस में, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है। तो अच्छा, लॉन्ग टर्म में क्या क्या आता है आपके पास? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स एंड लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्या आती हैं आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे आती हैं। क्लियर है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे क्या आता है हमारे पास? पब्लिक डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल बैंक्स, ट्रेड क्रेडिट्स, कस्टमर एडवांसेस, फैक्टरिंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। क्लियर है? ये आपका शॉर्ट टर्म में आएगा। क्लियर है? तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग का और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग का। क्लियर है? बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास आज का, जो सबसे मेन पॉइंट है, दैट इज द इक्विटी शेयर्स। क्लियर है? तो इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट आर द इक्विटी शेयर्स? As I told you earlier and in the previous videos, I have also taught that equity shareholders are the real owner of the company. क्लियर है? असली जो मालिक बैठा है ना भाई साहब, वो इक्विटी शेयर होल्डर वाला ही है। क्लियर है? तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर में। पहले बुक का देख लेते हैं, फिर अपना लेक्चर चालू करते हैं। तो issues of share is the most important method of raising long-term funds. Shares are the ownership securities and share capital represents the ownership capital. Funds raised through shares provide a financial base to the company. Clear है? आराम से जो बताया है भैया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी है कि द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स नोन एज द शेयर्स। क्लियर है? शेयर्स। Thus, the term share means the interest of a shareholder in the company measured by the sum of money. According to the Companies Act, a share is a share in the share capital of a company and includes stock except where a distinction between the stock and share is expressed or implied. Clear है? जैसे कंपनी होती है ना, जैसे आपका जो रूम है, ये रूम कैसे बना हुआ है? ये ईंटों से बना हुआ है। तो सपोज दैट कि ये जो रूम है आपका एक पूरी कंपनी है, और इसका एक ईंटा उस कंपनी का एक शेयर के बराबर है। क्लियर है? तो अब जितने भी ईंटे, मान लीजिए कि इस रूम में 1000 ईंटे लगे हुए हैं,
फॉर एग्जाम्पल, क्लियर है। तो उस कंपनी कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स, क्लियर है। अब कंपनी क्या करती है, कुछ शेयर्स जो होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ही मिलता है, क्योंकि जो आपके ओनर है एग्जैक्टली जो एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। लेकिन कुछ जो शेयर होती है वो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है, ठीक है, या फिर कहीं से लोन अगर उठाना होता है, कहीं से उसे डिवेंचर्स मिल रहे होते हैं तो उनको भी दे देती है। तो वहां पे चीजें क्या होती है कि जो शेयर्स होते हैं वो हम लोग उसकी कोई ना कोई उसकी एक वैल्यू होती होगी। आज अगर हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए कि मेरी इसी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू आज 100 रुपए है। कल को कंपनी बहुत बड़ी जायंट हो गई, बहुत बड़ी हो गई, अमेजॉन टाइप्स, फ्लिपकार्ट टाइप्स, तो उस एक कंपनी के शेयर की वैल्यू मान लो कि आपकी 1000 रुपए हो गई, क्लियर है। तो वो होता क्या है कि सिंपल जैसी जैसे कंपनी बढ़ती है वैसी वैसी उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ने लगती है, क्लियर है। तो ये चीजें होती है, क्लियर। शेयर्स, ओके, shares which carry no preferential rights or the priority in the payment of the dividend and in the repayment of the capital are called the equity share or the ordinary shares। नॉर्मल सी बात है कि उनको कभी भी प्रेफरेंस नहीं मिलती है, कभी भी डिविडेंड उनको पहले नहीं मिलता, हमेशा पहले डिविडेंड किसको मिलता है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, क्लियर है। तो यहाँ पे इनको पहले प्रायोरिटी नहीं मिलती है। इक्विटी शेयर आर इशूड प्रायर टू अदर सिक्योरिटीज एंड रिपेड इन द लास्ट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है जितने भी जो ड्यूज होते हैं कंपनी पहले वो कवर अप करती है, फिर उसके बाद एट लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलता है, क्लियर। Dividend on such shares is payable only when there are profit and the company declares dividend। जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट होगा और जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तब इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज पेड आफ्टर पेइंग डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। तो जो डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर होल्डर वालों को भी तभी मिलेगा जब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड मिल चुका होगा। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ड्यूज क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा या डिविडेंड मिलेगा, क्लियर है। In the event of winding up the company, equity shareholders are paid after all other claims are paid। जितने भी कंपनी से क्लेम्स वगैरह होते हैं, जिनको भी ड्यूज होते हैं, तो जब कंपनी बंद हो रही होती है तो सारे ड्यूज पहले क्लियर होंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर कुछ बचता है तो तब मिलेगा, क्लियर है। इक्विटी शेयर होल्डर bear the maximum risk as I told you कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है दैट बियर अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर ऑलवेज प्लेज इन अ ह्यूज रिस्क, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है वो हमेशा एक सेफ जोन में होता है, उसको कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्लियर। बट दे एंजॉय फुल वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और हाँ, मालिक का मतलब क्या होता है कि उनका कंपनी में पूरा अधिकार होता है, तो जितना भी जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का वो इक्विटी शेयर होल्डर वाले ही पूरा डील करते हैं, क्लियर। सो दे आर आल्सो एंटाइटल्ड टू ऑल द रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो जितना भी जो एक्सेस प्रॉफिट होता है वो किसके हक में आता है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले। तो भाई साहब उनकी तो मौज होती है, ठीक है ना, ये चीज, ठीक। अब आते हैं हम लोग फीचर्स क्या कहते हैं। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स भी दिए हुए हैं। Equity shares are issued prior to preference shares and the debentures. These shares carry no preferential rights in the payment of the dividend. Dividend is payable only after it is proposed by the board of directors and approved by the equity shareholders in the annual general meeting of the company, clear। Equity share capital is repaid in the last in the event of winding up by the company। तो नॉर्मल सी बात है, इक्विटी शेयर होल्डर को अक्सर लास्ट में मिलता है, ये नॉर्मल हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एडवांटेजेस पे। तो एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ये क्या क्या होते हैं, क्लियर है। तो ज्यादा एडवांटेज नहीं लेंगे, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, तो हर एक के मैं दो दो कर ले रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप अपने आप से करिएगा, और नहीं समझ में आते तो प्लीज मत पूछिएगा, क्लियर है। तो पहला है हमारे पास, अच्छा एडवांटेज भी दो टाइप में दिया हुआ है, फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू है और फिर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो इन्वेस्टर है जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पहले देखते हैं। तो क्या है कि नो बर्डन ऑन अर्निंग्स,
तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें कोई अर्निंग का कोई बर्डन नहीं होता, जरूरी नहीं भाई सब आपको पैसा मिले ही मिले। क्लियर है? तो इक्विटी शेयर इम्पोज नो बर्डन ऑन द कंपनीज रिसोर्स बिकॉज द डिविडेंड ऑन सच शेयर्स इज पेबल ओनली एट द डिस्क्रेट ऑफ द मैनेजमेंट सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट प्रॉफिट। क्लियर है? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी आप इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्लियर है? ऐसा परमानेंट कैपिटल, उनका जो पैसा होता है वो हमेशा हमेशा के लिए लगा होता है। इक्विटी शेयर होल्डर वाले नहीं निकाल सकते हैं और तभी उनको मिल सकता है पैसा उनका लगा हुआ जब कंपनी बंद हो रही होगी या कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। क्लियर? तो ये आपका था कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? अब हम लोग इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉयज वोटिंग राइट एंड कंट्रोलिंग पावर ऑफ द कंपनी। ठीक है? तो सारा वोटिंग राइट जो होता है किसके पास होता है? वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर वालों के पास होता है और जितना भी जो मैनेजमेंट होता है वो उनके कंट्रोल में होता है। तो मतलब असल में कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर ही चला रहा है। क्लियर? The liability of equity shareholder is limited to the face value of shares subscribed by them। ठीक है? तो लाइबिलिटी भी उनकी लिमिटेड ही होती है क्योंकि जितने परसेंट के वो मालिक है, जितने शेयर्स के वो मालिक है, वो उतने के ही लायबल है, उससे ज्यादा के नहीं, उससे कम के नहीं। क्लियर? अब हम लोग आते हैं डिसएडवांटेज। भाई साहब ये सारे एडवांटेज थे और डिसएडवांटेज देखिए क्या होता है कि मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। क्लियर है? तो मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं क्योंकि भाई साहब सारे जो वोटिंग राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर वालों के ही पास है। अब जब इक्विटी शेयर होल्डर वालों के पास है तो वो अपना कंट्रोल कुछ भी कर सकते हैं, उस चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इधर का उधर भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत होता रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है? तो डेंजर मतलब क्या होता है? मालूम ही है डेंजर मतलब क्या होता है। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है? जब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड जब कंपनी के पास होते हैं। ओवर मतलब क्या होता है? जब कतई ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा जब कंपनी के पास पैसा हो जाए, मतलब बिल्कुल कंपनी पगला जाए। ओ भाई साहब समझ में नहीं आ रहा, इधर लगाएं कि इधर लगाएं। ठीक है? तो दिस इज द ओवर कैपिटलाइजेशन। तो कभी कभी ओवर कैपिटलाइजेशन में ये होता है कि कंपनी कुछ ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर देती है जहां से उसको ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा नहीं मिलता है, पैसा डूब जाएगा वहां पे जाकर के। क्लियर है? तो बहुत जब जिसने नया नया पैसा देखा होता है ना तो पगला जाता है इंसान, है ना? तो वही चीज है कि अगर कंपनी के पास ठीक ठाक पैसा तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा पैसा हो गया है तो कंपनी कहीं ऐसे का इन्वेस्ट कर देती है या उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ऐसे का इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से रिटर्न अच्छा नहीं आता है। क्लियर? ये था हमारा कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या है कि भाई साहब परपेचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय अ फ्यू। नॉर्मल सी बात है कि कुछ कंपनी जो होती है वो कुछ लोगों के कंट्रोल में ही होते हैं, बिकॉज वोटिंग राइट्स होती है। तो वहां पे अगर मान लीजिए 5 लोग हैं तो 5 लोग ही उस कंपनी को चला रहे होते हैं। तो अदर का जितना भी जो आइडियाज, व्यूज, थॉट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले तो सुनते ही नहीं है। ठीक है? तो वही चीज, तो कुछ ही लोग गिनते कंपनी चला रहे होते हैं और जब जो चला रहे होते हैं तो उनकी मर्जी होती है वो किस तरीके से चलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हाई रिस्क। नो डाउट रिस्क बहुत ज्यादा होता है, कतई ज्यादा होता है। हाँ ये होता है कि जब पैसा अगर आपका डूब जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, रिस्क होता ही है। लेकिन अगर एडिक्वेट प्रॉफिट कंपनी कमा रही है तो भाई साहब इक्विटी शेयर वालों की ना मतलब वाह है, बहुत पैसा कमाते, बहुत छापते, मतलब कतई छापते ही रहते। ठीक है? ऐसा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है? तो आई होप कि इक्विटी शेयर होल्डर आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, आप वैसे ही जानते हो, इतने फैमिलियर वर्ड्स हैं इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है? अब हम लोग आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। तो भाई साहब प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द रियल क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। जो असली में जो कंपनी को क्रेडिट करते हैं ना वो आपके रियल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। क्लियर है? इसको भी देख लेते हैं क्या है सिंपली। Preference shares are the shares which carry certain privilege or the preferential rights both regarding the dividend and the return of capital. Firstly, ठीक है, उनको नॉर्मल सी बात है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना नाम में ही प्रेफरेंस, नाम में ही प्रेफरेंस है। कुछ भी होगा ट्रांजेक्शन, कुछ भी होगा समथिंग XYZ, तो उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी कि भाई साहब नहीं पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते ना, फिर उसके बाद इक्विटी अगर बच जाएगा ना तो इक्विटी को मिलेगा, वरना उसको नहीं मिलता। क्लियर? ऐसा।
तो पहला क्या है कि इसमें कि डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट मस्ट बी पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो नॉर्मल से जब भी अगर डिविडेंड होता है तो सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट जो परसेंट, क्योंकि नॉर्मल से आपको मालूम है कि भाई साहब ये सेफ जोन में होता है, अगर इनको पता है कि प्रेफरेंस शेयर हमें 10% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो इनको जो डिविडेंड है वो 10% के हिसाब से ही मिलेगा और रेगुलर मिलना ही चाहिए। क्लियर है? तो कंपनी वाले सबसे पहले यही सोचते हैं, जब भी कंपनी कोई नई कंपनी स्टार्ट होती ना, तो दे थिंक 100 बार 1000 बार कि भाई साहब प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू करें कि ना करें। अगर इशू कर दिया तो आपने उसको डिविडेंड देना ही देना है एट द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेट, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है? पहली चीज। सेकंड चीज क्या होती है, इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर मस्ट बी पेड बैक देयर कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। नॉर्मल सी बात है कि जब भी कंपनी बंद हो रही होती है, जब या वाइंड अप हो रही होती है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों की जितनी कैपिटल उनकी लगी होती है, हम लोग पहले उनको देते। क्लियर? ध्यान रखिएगा। Generally, the preference shareholder do not carry any voting rights except when dividend is outstanding for more than 2 years। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है, लेकिन अगर 2 साल तक अगर उनको डिविडेंड नहीं मिलता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले उसको क्लेम कर सकते हैं कि भैया मुझे वोटिंग राइट चाहिए क्योंकि मुझे 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला। क्लियर? गुस्सा तो है कि जब पैसा नहीं मिलेगा 2 साल से, तो नॉर्मल सी बात है। क्लियर है? ऐसा करते। क्लियर? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आप ऐसे समझिए कि जब नाम में ही प्रेफरेंस, तो उनको हर एक चीज में, हर एक एस्पेक्ट में उनको इक्विटी शेयर से ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस मिलती है कि भैया पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले के जो ड्यूज हैं वो क्लियर करेंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कुछ ना कुछ मिलेगा। क्लियर? ठीक। आप अच्छा ये भी देखिए कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपके 8 टाइप्स के होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आपको मालूम है, आप क्लास 10 से पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो पहला हमारा आता है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपको, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को अगर एक साल, मान लीजिए कि पिछले साल अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला, तो उनका जो इस साल, जो नेक्स्ट ईयर है, इस साल का भी मिलेगा और पिछले साल का भी मिलेगा। क्लियर है? तो जो जिस साल का उनको नहीं मिलता है, तो वो सारा जो डिविडेंड होता है वो उनका नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाता है। तो क्यूमुलेटिव में ये होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। क्लियर है? नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि नॉन क्यूमुलेटिव ये होता है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया इस साल, तो उनका इस पिछले साल का जो डिविडेंड है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो कंपनी पिछला साल का नहीं देगी। क्लियर है? कंपनी इस साल का देगी, 2021 का डिविडेंड उनको देगी कि भैया साहब अगर इस साल प्रॉफिट होगा तो हम आपको देंगे। क्लियर है? और पिछले साल कंपनी ने नहीं दिया था तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी नहीं होगा। क्लियर है? कंपनी वो नेक्स्ट ईयर, पिछले साल ईयर का डिविडेंड नहीं देगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी का जितने भी जो डिविडेंड्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर वालों को जब सारे डिविडेंड क्लियर हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब भी अगर कंपनी के पास जब प्रॉफिट बचता है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको उसमें भी, उस प्रॉफिट, बचे हुए प्रॉफिट में भी कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। क्लियर है? तो वो उसमें एंटाइटल्ड होते हैं कि भाई उनको भी जो बचा हुआ जो प्रॉफिट है उनको भी उसमें कुछ हिस्सा मिलेगा करके। क्लियर है? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि जितना उनको एंटाइटल्ड है कंपनी देने के लिए, एक फिक्स्ड डिविडेंड सिर्फ उतना ही मिलेगा, बाकी उनको कंपनी के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अगर उनका 10% है तो 10% हिसाब से मिलेगा, या 14% है तो 14% हिसाब से मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल जैसा नाम में ही कन्वर्टेबल, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर होल्डर इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई मान लीजिए 5 साल बाद या 10 साल बाद वो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर था वो आराम से अपने शेयर्स को वो कन्वर्ट करा सकता है इक्विटी शेयर होल्डर में। क्लियर है? लेकिन जो नॉन कन्वर्टेबल है ना, हाँ, नॉन कन्वर्टेबल जो है वो अपना शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर कभी भी वो इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट नहीं करा सकता।
नेक्स्ट है हमारे पास रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? तो रिडीमेबल मतलब क्या होता है? नॉर्मल नाम में रिडीम कि भाई साहब जब भी आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिए होंगे तो आप एक समय बाद या उससे पहले भी आप रिडीम करा सकते हो। क्लियर है? अगर आप उसको नहीं भी लेते हो या रिडीम नहीं भी कराते हो तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम के बाद आप कंपनी आपको खुद ही फ्री कर देगी। क्लियर है? तब मतलब जो है आप उसके कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं रह जाओगे। इररिडीमेबल क्या होता है कि आप कंपनी जब वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, तभी आपको उसके अगेंस्ट में जो भी उसकी वैल्यू होगी वही मिल पाएगी, उससे पहले आपको उसकी वैल्यू नहीं मिल पाएगी, आप उसको रिडीम नहीं करा सकते। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर के एडवांटेजेस पे। क्लियर है? तो एडवांटेज इसके वही दो टाइप के हैं भैया, फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले कंपनी का देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। क्लियर है? तो प्रेफरेंस शेयर ग्रेटली अपील टू दोज इन्वेस्टर्स हु लुक फॉर रीजनेबल सेफ्टी of their capital along with a fixed but a higher return than other obtained on the debentures। क्लियर है? तो नॉर्मल सी बात है कि जितना भी जो लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर में होल्डिंग्स में जो इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आप बिल्कुल सेफ है, आपका पैसा कहीं पे भी नहीं आएगा, आपको अपना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? ऐसा करके इसीलिए उनको रियल क्रेडिटर कहा था कि जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है पैसों की तब वो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, जो शेयर्स होते हैं उनको इशू किया जाता है मार्केट में। No burden on profits. Preference shares do not put a fixed burden on finance as dividends are payable only out of profit. The cost of finance is also less. तो नॉर्मल सी बात है जब कंपनी को मुनाफा होगा तभी आपने मतलब आपको डिविडेंड मिलेगा, वरना उसके पहले नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब लोग आते हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखते हैं क्या है कि भैया द इन्वेस्टर गेट अ मोर स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। Investor get a more stable and regular dividend before payment of the equity dividend। नॉर्मल सी बात है जो इन्वेस्टर उसको पहले मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर है उसको बाद में मिलेगा, तो यहाँ पे इनको प्रेफरेंस हर एक टाइम पे मिलती है। क्लियर? द रिस्क इन्वॉल्व इज कंपेरेटिवली लेस बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेबल बिफोर इक्विटी शेयर्स। ठीक है? तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें जो सबसे मिनिमम रिस्क होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, जिसमें कि जो पहले प्रेफरेंस होती है हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मिलता है, एंड फॉर दैट कुछ भी नहीं, मतलब प्रेफरेंस होल्डर वालों को मिलता है और फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलता है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं डिसएडवांटेज पे। तो डिसएडवांटेज हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला है कि कॉस्टली सोर्स। ठीक है? सबसे पहला हमारे पास कॉस्टली सोर्स। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू द प्रेफरेंस शेयर्स इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द डिवेंचर्स। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर द टैक्स पर्पस। क्लियर? परमानेंट बर्डन क्या है? परमानेंट बर्डन देख लीजिए कि डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स हैज टू बी पेड एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर। तो आपको मतलब वो तो मिलेगा ही मिलेगा और एक आपको फिक्स्ड अमाउंट में मिलता है जिससे कि आपको मतलब सेफ रहे पैसा और मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? When the company incurs the loss, the burden of the dividend is high, especially in the case of the cumulative preference shares। Clear? Next हम लोग आते हैं from the व्यू पॉइंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो इसमें क्या है कि देख लीजिए कि lack of voting rights, preference share do not carry voting rights in the normal course। When the company's earning rise rapidly, holders of such shares do not get a share in the prosperity of the company except in case of participating preference shares। क्लियर है? तो नॉर्मल सी बात है कि भाई साहब कंपनी को वहां पे वोटिंग राइट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होता है करके। क्लियर है? तो यहाँ पे दिया हुआ ना कि when the company's earnings rise rapidly, holders of such shares do not get a share in the prosperity of the company except in the case of the participating preference shares। क्लियर है? तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग का हमने बताया ना क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा जो इनकम होती है, जो प्रॉफिट होता है, जो पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी उसमें मुनाफा मिलता है, लेकिन बाकी शेयर होल्डर वालों को उसमें मुनाफा नहीं मिलता है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आज का टॉपिक बढ़िया था, मस्त, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है? इसीलिए एक वीडियो बनाई जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए क्या है एक्चुअली में। तो आई होप कि आराम से समझ में आया होगा। अच्छा, एक ये डिस्टिंक्शन में दिया हुआ है आपकी बुक में, तो आप इसको देख लीजिए कि नॉर्मल 10-12 पॉइंट्स दिए हुए भाई साहब, इतने नहीं याद करने, आराम से 5 या 6 याद कर लो, बहुत होता है। क्लियर है?
ये देखने से क्या हुआ है कि जनरली नॉमिनल जो वैल्यू होती है प्रेफरेंस शेयर की वो हाई होती है और इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू लो होती है। डिग्री ऑफ रिस्क प्रेफरेंस शेयर में नेग्लिजिबल होता है या बहुत ही कम होता है, और डिग्री ऑफ रिस्क जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर में बहुत ज्यादा होता है। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर में फिक्स होता है, इक्विटी शेयर होल्डर में फिक्स नहीं होता है। क्लियर है। रिफंड प्रायर टू द रिफंड ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मिलेगी, फिर उसके बाद हमें इक्विटी शेयर होल्डर वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। क्लियर है। वोटिंग राइट्स ऑलवेज एंजॉय, वोटिंग राइट्स आर बीइंग एंजॉयड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर एंड डू नॉट एंजॉयड बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर until and unless they have been not given the dividend for up to the 2 years। क्लियर है। और 2 साल के बाद वो अपनी जो वोटिंग राइट है उसको क्लेम कर सकते हैं। क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।